सारी चीज़ें मुझे भी थोड़ा समय लग पा रहा है। ठीक है, उसके बाद में चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये ऐड और लेस होता है। ठीक है, तो अभी जो हम चीज़ देख रहे थे ना अभी यहाँ पे इन्हीं कैलकुलेशंस में इसका भी आएगा रोल। ये ऐड और लेस होता है। ठीक है, चेंज इन WC वर्किंग कैपिटल। ये क्या होता है ये देखेंगे हम जब वैल्यूशन करेंगे। वर्किंग कैपिटल में चेंज होगा तो कैश में कैसे इम्पेक्ट आता है, देखो वो देखिए आप। तो यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी जो होता है बैलेंस, फिर अपना आता है वर्किंग कैपिटल। तो लेट्स से दिस इज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल में आपसे कहूँ अगर बढ़ रहा है बैलेंस लास्ट ईयर से इस साल में, है ना, तो एक चेंज आया। कितना अमाउंट से बढ़ा, मान लो 10 करोड़ से बढ़ा, तो इससे क्या होगा, तो कैश में से माइनस होना चाहिए प्लस होना चाहिए। आपसे सवाल है, आप बताइएगा इसका जवाब कमेंट में लिख के दीजिए क्या होगा। उसके बाद अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। या फिर ये मान लीजिए ट्रेड पेबल है, इसका बैलेंस इस साल रिड्यूस हुआ है, तो आपके लिए क्या होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए हमारे कैश फ्लो में। ये एक और दूसरा सवाल है आपके लिए। ये दोनों सवाल आप कमेंट में डालिए इनका आंसर, और हम देखेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए अगले सेशन में चेंज इन वर्किंग कैपिटल। पर ये प्लस और माइनस होता है, ये समझ लीजिए, पर कौन सा किस प्रकार से इसको अंडरस्टैंडिंग, एक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूंगा ना कि आप याद रखेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इतना मैकेनिकल और इतना मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दूंगा इसका, किस प्रकार से सोचते हैं हम इस चीज़ को, है ना, कि कभी आपसे गलती नहीं हुई, कोई सा भी एग्जांपल आपको कोई आदमी दे दे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी। हाँ, द फोर्थ वन इज यूजली नॉन कैश असेट। ये वही है अकाउंट पेबल रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाला, ये सब इसी में आता है। ये फोर्थ वाला जो ना वो आ गया, कैपेक्स हमने दे दे DNA। मार्जिनल टैक्स रेट तो कुछ नहीं है, इट्स लाइक मैक्सिमम टैक्स रेट जो है ना, वो यूजली अक्सर यूज़ किया जाता है हमारे उसमें इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री में भी देखोगे तो वैल्यूशन में यूजली मार्जिनल टैक्स रेट ही यूज़ किया जाता है ना, फॉर रीचिंग द टैक्स। बिकॉज ये जो अमाउंट होता है ना, एबिट ऑपरेटिंग इनकम, ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है ना, तो टैक्स तो आपको लगाना ही, बिकॉज टैक्स इज रियल कैश आउटफ्लो दैट यू आर सपोज टू पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं। हम्म। और गाइस भूलना मत, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, करते रहिए, और 50 लाइक मिनिमम मुझे इस वीडियो पे चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इसी प्रकार मैं मोटिवेट होता रहूँ और सीरीज लेके आता रहूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम, वी विल एनहेंस और नॉलेज, है ना। तो चलिए अब हम जो कुछ चीज़ें हैं कैलकुलेशन वाली वो देख लेते हैं। अब देखो, ये इसने क्या बोला, ईबिट मल्टीप्लाई 1 - t इज नथिंग बट इट्स अ पोस्ट टैक्स इनकम, पोस्ट टैक्स ईबिट आ गया आपका। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ज़्यादा इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद में ऐड किया इसने DNA डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इस अमाउंट पे। ठीक है, ये भी ऐड कर दिया। अब उसके बाद में दूसरा ऐड अमाउंट क्या कर रहा है, ये ऐड नहीं होगा, ये माइनस होगा, कैपेक्स। ठीक है, ये कैपेक्स इसका माइनस होगा। फिर उसके बाद में ये प्लस और माइनस होंगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट है, इसके क्या कंपोनेंट है वो जो है आप देख लीजिएगा, ये सब है, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब आप मुझे एक बार जरूर रिमाइंड डालिएगा कमेंट में, तो उससे मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो ये अकाउंट रिसीवेबल, जब जैसे इसने बोला अकाउंट रिसीवेबल प्लस होगा, इन्वेंटरी प्लस प्लस प्लस, है ना, ये माइनस माइनस ये, तो ये क्यों किया है चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, ये आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली, और इसका क्या लॉजिक है और क्या तरीका है सोचने का, कि आपको कभी भी कोई रात को 12 बजे उठ के कहे भाई इसमें ये करना, तो आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं वो चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ है जो हमने पढ़ ली थी, ये सब चीज़ें तो ऊपर भी मैंने आपको बताया था। हम्म। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये कुछ बात कर रहा है आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैक। मैं ऊपर वाले सेशन में वैक कैलकुलेट किया, वैक इज नथिंग बट द डिस्काउंट रेट। ठीक है, this is usually done by analyzing the capital structure to determine the ratio of debt and equity.